कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होने वाली है। फेज 5 की 5th फिल्म जिसमें मार्वल सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के रूप में दिखाने के साथ साथ हमें मिलवा रहा है उस सेलेस्टियल से जिसे हमने देखा था एटर्नल्स मूवी में, जिसके साथ साथ यहाँ उस एलिमेंट की बात होने वाली है जो कि रिस्पॉन्सिबल था वुल्वरीन की डेथ के लिए। पर फैंस के मन में सवाल है कि इस मूवी को देखने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इससे पहले हमने कौन कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए और मार्वल इस मूवी के साथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अलग अलग मूवीज अलग अलग थीम पर चलती है। जैसे आयरन मैन मूवीज हमेशा से टेक्नोलॉजी और उसके कंसिक्वेंसेस पर बेस्ड थी, थॉर मूवी कॉस्मिक थ्रेट्स के बारे में हुआ करती थी और इसी तरह कैप्टन अमेरिका मूवीज हमेशा से पॉलिटिक्स और फ्रीडम के बारे में रही हैं। पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में स्टीव रॉजर्स बुराई की मूरत रेड स्कल से लड़ रहे थे जो कि पूरी दुनिया की फ्रीडम छीनना चाहता था। दूसरी कैप्टन अमेरिका मूवी शील्ड के लोगों पर नजर रखने और जो लोग उनके लिए थ्रेट हो सकते हैं उन्हें एलिमिनेट करने के ऊपर थी। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थी सोशल चेंज को लेकर, टोनी और कैप के अलग अलग व्यूज पर, जहां बढ़ती दुनिया में लोगों के अधिकार के लिए क्या सही रहेगा। जहां टोनी फ्यूचर को लेकर चिंता में था और स्टीव पास्ट को लेकर। स्टीव नहीं चाहता था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन डिसाइड करे कि एवेंजर्स किसी को बचाएं या नहीं, क्योंकि उसने यही देखा था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में कि इंस्टीट्यूशन करप्ट हो सकते हैं। अब इन्हीं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल थीम्स के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आ रही है और ये कहानी है डिवीजन की। और आप मेरी जनवरी में आई ब्रेव न्यू वर्ल्ड की 3 वीडियो से समझ गए होंगे कि मुझे इस मूवी में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका होने की नहीं है, ये एक तरह से बहुत समय बाद आई सीक्वल भी है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का, जहां रिच बैकग्राउंड वाले कैरेक्टर्स सामने आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कैप्टन अमेरिका मूवी है जिसका मेन लीड इंट्रोड्यूस हुआ था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, पर जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये मूवी बहुत समय बाद सामने आई सीक्वल भी है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की, जहां रॉस पीछे पड़ा था ब्रूस बैनर के। ब्रूस खुद को हल्क से आजाद करवाना चाहता था, जिसमें उसकी मदद सैमुअल स्टर्न करता भी है और सैमुअल स्टर्न और रॉस दोनों का बहुत बड़ा रोल है इस मूवी में। तो आपको द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की स्टोरी पता होनी चाहिए। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी देख लो, मेनली कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, जहां सैम विल्सन का फैल्कन इंट्रोड्यूस हुआ था। जिसके बाद सैम ने हेल्प करी स्टीव रॉजर्स की बकी का पता लगाने में, जिसकी चर्चा सैम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखने वाली पार्टी में भी करता है। फिर सैम हमें दिखा एंटमैन मूवी में, जहां एंटमैन का सामना होता है सैम से एवेंजर्स कंपाउंड में। फिर इस इंसिडेंट के बाद सैम एंटमैन यानी स्कॉट लैंग को रिक्रूट करता है सिविल वॉर के एयरपोर्ट बैटल के लिए। जिसके बाद एवेंजर्स अलग हो जाते हैं और सैम और नताशा चले जाते हैं स्टीव रॉजर्स के साथ। ये तीनों मिलकर विजन और वांडा को बचाते हैं इन्फिनिटी वॉर में। फिर वो एवेंजर्स कंपाउंड जाते हैं जहां स्टीव का सामना होता है रॉस से। जिसके बाद सैम थैनोस के स्नैप में गायब हो जाता है। बचे हुए एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके स्नैप रिवर्स करते हैं। फिर सैम वापस आता है कैप को ऑन योर लेफ्ट बोलकर। एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग इस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स वापस रख के पैगी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आकर सैम को अपनी शील्ड देते हैं, क्योंकि सैम एक अच्छा इंसान है। पर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हम देखते हैं कि सैम इस शील्ड को एक्सेप्ट करने के आइडिया से स्ट्रगल करता है और शील्ड दे देता है यूएस गवर्नमेंट को म्यूजियम में रखने के लिए। जिसके बाद बकी सैम को मिलवाता है आइसिया ब्रैडली से, जहां से उसे पता चलता है कि आइसिया भी एक सुपर सोल्जर है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने 30 साल कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसकी हिस्ट्री मिटा दी। जिसके बाद आइसिया ही उसे कहता है कि किसी अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को कैप्टन अमेरिका नहीं होना चाहिए, पर सैम सबको बताता है कि उसे अपनी कंट्री के लिए लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके लिए उसने और उससे पहले आए अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने खून बहाया है। वो कैप्टन अमेरिका है और लोगों को इससे डील करना होगा। वो कैप्टन अमेरिका है चाहे लोग कुछ भी कहें। जिसके बाद वो आइसिया ब्रैडली की हिस्ट्री लोगों के सामने लेकर आता है। कैप्टन अमेरिका म्यूजियम में उनकी मेमोरियल लगवाकर अभी आइसिया ब्रैडली वापस आ रहे हैं सैम के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। इन सब के ऊपर इस मूवी का मेन फोकस होने वाला है तियामुत की मार्बल बनी हुई बॉडी, जिसे मार्बल बनाया था सर्सी ने बाकी एटर्नल्स की मदद से। तो आप एक सेंस में कह सकते हो कि ये मूवी रिच है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक एक रूट से। अब बात करते हैं मूवी किस लैंग्वेज में आ रही है। मूवी
मूवी का डायरेक्टर कौन है और मूवी का रन टाइम क्या है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ल्यूस और द क्लोवरफील्ड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जूलियस ओना ने। मूवी को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के राइटर्स ने लिखा है जूलियस ओना के साथ। मूवी का रन टाइम बताया जा रहा है 1 आवर 58 मिनट्स, जो कि पहली कैप्टन अमेरिका मूवी के ऑलमोस्ट बराबर है और पिछले साल रिलीज हुई डेडपूल एंड वुल्वरीन से 10 मिनट कम है। मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। मूवी के लिए कहा जा रहा है कि मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो क्रेडिट्स आते ही कहीं जाना नहीं। अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो इस मूवी को लेकर कुछ लोगों के मन में चल रही है। मैं कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन हूं और एक चीज जो मुझे नहीं पसंद वो है मिस इन्फॉर्मेशन। कई लोग इस मूवी को लेकर बोल रहे हैं कि इस मूवी को मल्टीपल रीशूट से गुजरना पड़ा है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ एक बार ही रीशूट हुआ है, वो भी 22 दिन का। वो भी इसलिए क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग में उन्हें पता चला कि मूवी का एक्शन कैप्टन अमेरिका मूवीज की तरह फास्ट पेस्ड नहीं है, जिसके लिए उन्होंने विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम पर काम कर चुके स्टंट कोऑर्डिनेटर जेम्स यंग को बुलाया। उस रीशूट में भी फिल्म की शुरुआत के सेट पीसेस को चेंज किया गया है, जबकि बाकी मूवी वही है। मूवी बस एक बार रीशूट के लिए गई, जबकि मल्टीपल रीशूट का नैरेटिव सामने आया था इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर की तरफ से, जहां उन्होंने रूमर फैलाया कि मूवी जनवरी से मई तक रीशूट के लिए गई है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी भी रीशूट के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए गई थी। ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैल गई कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहे एक्टर एंथनी मैकी तक को इसको एड्रेस करना पड़ा। दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन है मूवी के बजट को लेकर। कई लोगों का मानना है कि रीशूट्स की वजह से मूवी का बजट बहुत ज्यादा है, जहां एक न्यूज आउटलेट वर्ल्ड ऑफ रील ने कहा कि इस मूवी का बजट $375 मिलियन है, जो कि बिल्कुल झूठ है। जबकि मूवी का बजट हाल फिलहाल सामने आया जो कि है $180 मिलियन। ये फेज 4 और फेज 5 की सारी मूवीज में सेकंड चीपेस्ट मूवी है। इससे सस्ती शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स बनी थी $150 मिलियन में। बेटर कंटेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम $200 मिलियन में बनी थी और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सबसे कॉस्टली मूवी है फेज 4 और फेज 5 में, जिसका बजट था $350 मिलियन। सोचो, जबरदस्ती के न्यूज आउटलेट इस मूवी को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी कॉस्टली बता रहे थे। इनसाइड स्कूपर्स की भीड़ और अंधे रूमर्स फैंडम को बर्बाद कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलता है। तो इस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लोगों से सोर्सेज मांगे हर इन्फॉर्मेशन, हर लीक और हर स्कूप का, जैसे मैंने सोर्सेज प्रोवाइड करे हैं डिस्क्रिप्शन में। प्लस आपको इतने सारे मूवी रिव्यू चैनल के सामने आने से एक चीज तो समझ आ गई होगी कि मूवी आर्ट है और आर्ट सब्जेक्टिव होता है। आप 1-2 रिव्यू या चंद रूमर से अपने ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। ज्यादा बेहतर है खुद की रिसर्च भी करें और बेमतलब के हेट से सुपर हीरो फैंडम को बचाएं। मैं सही बता रहा हूँ, जो हेट फैलाते हैं उन्हें सही में इस फैंडम से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कैरेक्टर्स की हिस्ट्री, जबरदस्त थ्योरीज या ऑसम स्टोरीज के बारे में बात नहीं करनी। जो लोग हेट फैलाते हैं वो खुद सुपर हीरो मूवीज पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि बाकी लोग भी ना करें। पर अगर आपको फैंडम की चिंता है तो फालतू के मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। इस टॉपिक पर ज्यादा डिटेल में द होल शबैंग नाम के यूट्यूबर ने एक्सटेंसिव रिसर्च करी है। मैं आपको उनकी वीडियो भी रेकमेंड करना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। मैं देखना चाहता हूँ कि मार्वल बने सेलेस्टियल तियामुत का यहाँ क्या लेना देना है, एडमेंटियम का मार्वल में क्या फ्यूचर होने वाला है और इस ग्राउंडेड मूवी का मार्वल के फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है। पर आपके क्या प्रेडिक्शन है इस मूवी को लेकर, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।